Hello, my dear students. Hope you all are doing well in your life. And let us move further with the next topic of the chapter number 13. As we know that we are going through the chapter number 13, and here I have a flow chart for you people regarding the interspecific interactions. Okay, when we talk about the interspecific interactions, I am your mentor Dr. Somita Thakur, and today we are going to discuss about the interspecific interactions. As we know that interspecific interactions are the interaction between the organism of the two different species, right? And these interaction are of two type, positive and negative interaction. Okay, in the positive interaction the organism get the benefit, right? Both organism get the benefit, and in the negative interaction one organism is benefiting and second one is getting the harm or loss. Okay, in the positive interaction we are having different types, that is mutualism, commensalism and proto-cooperation. In the mutualism we are having two organisms, right, and they both get the benefit from each other. Okay, this is noted by the plus sign here, and comma shows the different it separates the two organisms. But in the commensalism one organism having the benefit and second one is unaffected. ओके, सो इस अर्थ में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है लेकिन दे लीव सेपरेटली. यहाँ क्या होता है कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में है एक दूसरे के साथ में, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो सेपरेटली रह रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है और दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट. जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की, तो नेगेटिव इंटरेक्शन में हमारे पास तीन एग्जांपल्स आते हैं, तीन टाइप्स आती हैं, एक्सप्लॉयटेशन, अमेंसलिज्म एंड कंपटीशन. एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक, जैसे हम लोग नेचर को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि वन ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्लॉयटिंग द अदर. एक जो है दूसरे से बेनिफिट ले रहा है, तो एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है. एक्सप्लॉयटेशन में दो एग्जांपल हम बात करते हैं, दो टाइप्स की हम बात करते हैं, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन की. पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास विच इज़ नोन एज पैरासाइट. स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसे हम पैरासाइट कहते हैं. ओके, और जो लार्ज वन होता है उसे हम कहते हैं होस्ट. तो इस केस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर या बाहर, उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है या बॉडी के अंदर रह रहा है. तो ये भी दो तरह का होता है, एक्टोपैरासिटिज्म एंड एंडोपैरासिटिज्म. एग्जाम्पल आता है कस्कुटा का, टिक्स का, लाइस का. प्रीडेशन में क्या होता है कि एक प्रीडेटर है हमारे पास, जो लार्ज वन है दैट इज़ मोस्टली लार्ज रहता है, उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, यानी कि शिकारी कहते हैं. और जो स्मॉल है उसे हम प्रे कह सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे कि लार्ज और स्मॉल का रिलेशन भी रहे, लेकिन प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन रहता है. तो प्रीडेटर जो है वो प्रे को खाता है और साथ में जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करता है, पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है. अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, और ये नेगेटिव इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं. कंपटीशन में क्या हो रहा है कि दोनों को नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों को नुकसान हो रहा है. तो हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कंपटीशन. तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की, हम बात कर रहे हैं कंपटीशन के बारे में. देखिए, कंपटीशन इज़ वेरी कॉमन वर्ड जो हम मोस्टली सुनते हैं अपने आसपास में. हम स्कूल में बात करते हैं कि जो आजकल तो बहुत कंपटीशन हो गया है, या बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इट्स अ टफ कंपटीशन देयर. सो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको कि इट इज़ अ प्रोसेस. कंपटीशन की बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन स्पीशीज़ इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपटीशन हो रहा है, दो क्लोजली रिलेटेड के बीच में हो रहा है या कई बार अनरिलेटेड के बीच में भी होता है. तो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, ए है और बी है, और वो दोनों ही compete कर रहे हैं, या तो वो सेम रिसोर्स के लिए कर रहे हैं या वो डिफरेंट रिसोर्स के लिए कर रहे हैं, राइट. तो इसके बीच में फिटनेस जो है, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़, अगर हम ए की बात कर रहे हैं, अगर ए ज़्यादा फिट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये डोमिनेट करेगी बी के ऊपर. अगर बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये डोमिनेट करेगी ए के ऊपर. यानी कि यहाँ पे एक फिटनेस का कंसेप्ट आ जाता है हमारा कि जो ज़्यादा फिट है वही दूसरे के ऊपर राज करेगा. जो फिट स्पीशीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ है, वो दूसरे के ऊपर, वो दूसरे के साथ कम्पीट करेगी. और मोस्टली ऐसा होता है कि जो फिट होता है वो ही सर्वाइव करती है. कई बार क्या होता है कि देखिए, मैं यहाँ पे दो वर्ड बोल रही हूँ कि कई बार हमारी रिलेटेड स्पीशीज़ कम्पीट करती हैं और कई बार हमारे पास अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी कम्पीट कर सकती हैं. मान लीजिए एक छोटा सा खेत है और उसमें ग्रेजिंग कर रहे हैं दो एनिमल्स, है ना. तो एक गॉट वहाँ पे खा रही है और एक कैटल खा रही है, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है.
दोनों ही इस ग्रेज के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए कम्पीट कर रही हैं। और कई बार एक एग्जांपल हम लेते हैं फ्लेमिंगो के, एग्जांपल ले सकते हैं हम फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो और रेजिडेंट फिशेस की बात करते हैं हम, रेजिडेंट फिशेस ऑफ साउथ अमेरिकन लेक्स। तो यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिकन लेक की हम बात कर रहे हैं। उन लेक्स में बहुत सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं। तो फ्लेमिंगो और रेजिडेंट फिशेस दोनों ही ये विजिटिंग है, मतलब जो आ रहे हैं माइग्रेशन करके आते हैं। तो विजिटिंग फ्लेमिंगो compete करते हैं रेजिडेंट फिशेस के लिए के साथ। और ये दोनों किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, दोनों compete कर रहे हैं जू प्लैंकटन इन द लेक। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो जू प्लैंकटन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, ओके, वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगी, ओके। अगर वो अनलिमिटेड है तो आराम से दोनों का कंपटीशन हो रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। कंपटीशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द लिमिट ऑफ द रिसोर्सेज। लिमिट ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो लिमिटेड हैं तो कंपटीशन टफ होता है, अगर वो अनलिमिटेड हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे हम उसे बोलेंगे फीडिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी, फीडिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करें। देखिए अगर एक स्पीशीज़ है, ए स्पीशीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी कम है तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगी, राइट। अगर आपके पास फूड और रिसोर्सेज दे आर इन अबंडेंट बट द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज़ इट माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़। तो फीडिंग एफिशिएंसी जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द सम अदर स्पीशीज़। तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हमारी आर जो है हमारा, दिस इज़ द इंट्रिंसिक रेट, राइट। एक इंट्रिंसिक रेट होता है ये किस स्पीड के साथ एक ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़, जिसे हम इसे हम फिटनेस को, इंट्रिंसिक रेट ऑफ फिटनेस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़, ओके। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आता है हमारा गॉस एंड अदर। गॉस का एक रूल हम बात करते हैं यहाँ पे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं और ये क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास ए है एंड ए है, ठीक है, या स्मॉल ए, दीज आर द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं हमारे पास। अगर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इफ द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, राइट। सो ये हमारे एक सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, मीन्स दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर वो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, सो देन दे कैन नॉट, दे कांट coexist for a long period and the competitively inferior species will be eliminated. But this may be true if resources are limiting but not otherwise. अगर हमारे resources limited हैं, अगर resources लिमिटेड है तो क्या होगा, रिसोर्स है ए और बी दोनों ही compete कर रहे हैं हमारे एक रिसोर्स के लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, रिसोर्स ख़त्म होते जाएंगे, अब दोनों ही स्पीशीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तो वो दोनों इकट्ठे कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। और इसमें क्या होगा कि जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी, इन्फीरियर स्पीशीज़ जो होगी वो क्या है, एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि वो रिमूव हो जाएगी कंपटीशन में से। और जो सुपीरियर स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि जो बेस्ट फिट होती है, फिट रहती है, वो फर्दर मूव ऑन करेगी, वो वहाँ पे सर्वाइव करेगी, मूव ऑन करेगी या वो
सर्वाइव करेगी। सो दिस इज़ द गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि एक्सक्लूड हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी कि मैं दोबारा सम अप करती हूँ कि दो ऑर्गेनिज्म है, दो स्पीशीज़ हैं विच आर क्लोजली रिलेटेड है, दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस, and especially when the resources are limited, then what happen, the inferior species will get eliminated and the superior will move on, or it will survive, right? So this is the Gauss competitive exclusion principle. इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है एग्जाम्पल, हम लेके चलते हैं यहाँ पे एम्बिंगडन टॉर्टवाइज की हम बात करते हैं, टॉर्टवाइज की बात कर रहे हैं। ये जो टॉर्टवाइज थे गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब वहाँ पर गॉड्स ने वो इन्वेजन किया, गॉड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई ग्रेजिंग के लिए, तो इस आइलैंड में ये जो टॉर्टवाइज थे ये गॉड की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो क्यों हो रहा था? क्योंकि गॉड की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी, तो ये सुपीरियर थे और ये इन्फीरियर थे, तो इस वजह से ये बेस्ट फिट थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे, तो इसकी वजह से ये वहाँ से एलिमिनेट हो गई। इसके अलावा हम इसी में एग्जांपल हम ले चल सकते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल हम इसमें देते हैं। वहाँ पे एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंपटीशन में ऐसा ही हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज़ हैं जो compete कर रही हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, वो अपना रिसोर्स बदल लेती हैं। इट मीन्स व्हाट वी कैन से इफ द टू स्पीशीज़ compete for the same resource, right, then they could avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging pattern. Means the organism, they can change their feed habit, they can change their timing, they can change their area, राइट। तो यहाँ पे मैकआर्थर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट 5 स्पीशीज़ ली थी उन्होंने वार्बल्स की, और जो कि सेम ट्री पे रह रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि वो सारे जो है उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया और को एग्जिस्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया और उसके साथ उन्होंने को एग्जिस्टेंस को शो किया बाय यूजिंग द रिसोर्स पार्टीशनिंग एक्सपेरिमेंट या दिस प्रोसेस। तो मैकआर्थर वॉज द साइंटिस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस किया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आती है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसमें क्या होता है कि अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपैंड इट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज when the competing species is experimentally removed। यानी कि एक स्पीशीज़ जो है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, वो अगर उसका बोलते हैं ना उसका सुपीरियर को मूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो अपने जियोग्राफिकल एरिया से वो बाहर को मूव करती है, वो रिलैक्स होती है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कि कॉम्पिटिशन में से अगर सुपीरियर वन निकल जाता है तो जो इन्फीरियर है वो अपने पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के बाहर को मूव करती है, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ा लेती है वो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एज इफेक्ट की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एज इफेक्ट। देखिए एज का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, तो और ये वाला हमारा दूसरा एरिया है यहाँ पे ये। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की हम बात करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो दोनों तरफ अपना मतलब कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि 2 एरिया हैं, ये ए, बी और सी 3 एरिया हैं। तो इनकी जो बॉर्डर पे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं वो अपनी हैबिट को चेंज कर लेते हैं। तो वी कैन से द स्पीसीज विच अक्कर मोस्ट अबंडेंटली एंड स्पेंड देयर टाइम इन द इकोटोन, दे आर द edge species, means which are surviving here, living here, these are called edge species. Okay, and the tendency to increase variety and density of some organism at the community border is known as
edge effect means this is the one community, this is the second community and this is the third community, right? तो जो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में रह रहे हैं, इसकी बॉर्डर पे रह रहे हैं, वो आपस में अपनी वैरायटी और डेंसिटी को चेंज करते हैं विद टाइम टू टाइम, राइट? तो उसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट। यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ की है इको टोन के बारे में, मैंने बोला है इको टोन। तो इको टोन क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, राइट? दिस इज़ द इको टोन। इको टोन भी बोलते हैं इसे, हम ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हैं, यानी कि द बॉर्डर एरिया। टेंशन जोन भी बोलते हैं इसे हम, ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, टेंशन जोन भी बोल सकते हैं। तो दो कम्युनिटी के बीच का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं इको टोन। और इस एरिया में जो स्पीशीज़ है उसकी डेंसिटी है ज़्यादा होती है किसी भी कम्युनिटी की, ओके? और इस एरिया को हम बोलते हैं इको टोन। और इस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है दे कैन they can spend their time in the eco tone and they can increase their variety and density. So this is the edge effect. और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है वो आया है हमारे पीछे कुछ एग्जाम्स में, दैट इज़ द बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? This was a term used by first time by Chapman ने इनको यूज़ किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कि अंडर मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस, बहुत अच्छी कंडीशन है, सारा कुछ फेवरेबल है, द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाउ डू डिफाइन मैक्सिमम? मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। So maximum reproductive capacity of a species under most favorable conditions is called biotic potential. And you know, this is very important for the maintaining the population size and population density. So in today's this video we discussed about the interactions, and specifically this lecture was focused on the competition part, right? So that's all for this lecture. Thank you so much, and kindly subscribe the channel, do like and share the channel. Thank you so much. Have a good day.